हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आसिफ जरदारी के पीपल्स पार्टी के सदर होते हुए तहरीक इंसाफ किसी किस्म की उनसे अलायंस कर सकती है। ये कोई गलत फहमी में किसी को नहीं आना चाहिए। बिलावल का जवाब देना चाहता हूँ। ये जो नारे लगवा रहा है उधर औरतों की तरह, सबसे पहले तो ये आदमी बन के दिखाए। कातिल कातिल मुशर्रफ कातिल कातिल कातिल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देखें रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। 2017 का साल तमाम तर तब्दीलियों, नाअहलियों और हिंजान अंगेजियों के साथ ख़त्म हो रहा है। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि नाअहल होकर भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ हैं। डिवाइड इतनी ज़्यादा है कि 30 जमातें एक इजलास करती हैं, लेकिन मरीम नवाज़ खड़ी होकर कहती हैं कि ये अपोजिशन वाले सब टिशू पेपर हैं, यानी टिशू पेपर इस्तेमाल किया जाता है फिर फेंक दिया जाता है। 2017 का साल गुजर रहा है। 2018 का साल अपनी तमाम तर गैर यकीनियों और बड़े बड़े वाक़यात के साथ ज़हूर पजीर होने वाला है। बड़े बड़े वाक़यात होंगे क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर अपोजिशन की 30 से ज़्यादा जमातों ने मुल्क गिर एहतजाज का लाहे अमल सामने लाना है। फिर इसी साल की पहली तिमाही में सेनेट के इलेक्शन होंगे और इसी साल के वस्त तक मुल्क में आम इंतखाबात भी होने हैं। इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो क्या वो आइन के आर्टिकल 218 के तहत फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे? क्या आम इंतखाबात में मुल्क के अवाम को अपनी हाकमियत का हक मिल जाएगा? ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। ये हमारे हर शहरी से वाबस्ता हैं, हमारे मुल्क से वाबस्ता हैं, हमारे फ्यूचर से वाबस्ता हैं। इन्हीं का हम तज्ज़िया करेंगे और आज मेहमान भी हमारे नामवर तज्ज़िया निगार हैं। मैं खाली उनका नाम बोल देता हूँ, आप उनको जानते हैं। जनाब हामिद मीर साहब, जनाब सलीम साफ़ी साहब, जनाब काशिफ अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आपने वक्त दिया। हैप्पी न्यू ईयर आपने मनाना होगा, लेकिन उससे पहले हमने आपको इंगेज कर लिया। नवाज शरीफ मसलसल अदलिया और ताकतवर तबकों को हामिद मीर साहब वो ललकारते रहे हैं। इवन इमरान खान को कहना पड़ा कि अदलिया अगर उनको रोक नहीं सकती तो फिर तौहीन अदालत का कानून ही ख़त्म कर दे। अब सुना जा रहा है कि कोई NRO जैसी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। क्या ये नवाज शरीफ की सियासी ताकत को तस्लीम करना है अगर किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग होती है? राजा साहब, आपने कहा कि वो कहते हैं कि ये सब अपोजिशन वाले टिशू पेपर हैं, तो मरीम नवाज साहब ने कल कहा। तो आप बार बार ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की बहुत सियासी ताकत है। तो अगर इतनी उनकी सियासी ताकत अरूज पे है, तो जिनको उनकी साहबजादी टिशू पेपर कहती हैं, उनको इंगेज करने के लिए नवाज शरीफ बार बार फ़ोन क्यों कराते हैं, उनके पीछे पीछे क्यों फिर रहे हैं? कल भी आसिफ जरदारी साहब जो हैं उनके साथ रब्ता हुआ, परसों भी रब्ता हुआ। कल तो एक शख्स को हेलीकॉप्टर में भेजा इस्लामाबाद से। परसों जनाब नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी ने 3 फ़ोन किए। परसों आसिफ अली जरदारी को फ़ोन किए, 3 फ़ोन किए कि जनाब आप बात तो सुन लें हमारी, ये टिशू पेपर के साथ इस तरह बात होती है। अच्छा, तो आसिफ जरदारी साहब ने नई बात सुनी उनकी। उन्होंने कहा जी मैं तो आपका फ़ोन कॉल भी अगर सुन ली तो आपने दुनिया को ये कहना है कि जनाब हमारा रब्ता हो गया, आप तो चाहते ही हैं। तो मरीम नवाज साहिबा बोला करें, ज़रूर बोला करें, लेकिन पहले वालिद साहब से पूछ लिया करें कि जिनको आप टिशू पेपर कह रही हैं, वालिद साहब तो उनके पीछे पीछे फिर रहे हैं कि मेरी एक फ़ोन कॉल ही सुन लो। तो इतना अगर वो टिशू पेपर अपोजिशन है तो फिर उसके पीछे पीछे क्यों फिर रहे हैं? आप बता दें मुझे। नहीं, आपका वैलिड पॉइंट है सलीम साफ़ी साहब। NRO या कोई अंडरस्टैंडिंग, कहा गया कि नवाज शरीफ करप्ट है, नवाज शरीफ नाअहल हो गया, नवाज शरीफ लोगों के दरमियान से ख़त्म हो गया, परसेप्शन सारी ख़राब होगी नवाज शरीफ की। लेकिन अगर कोई अंडरस्टैंडिंग चाह रहा है तो इसका फिर मैं क्या मतलब समझूं? नहीं, देखिए सियासत पाकिस्तान की जो है वो किसी उसूल या अखलाकियात के मुताबिक नहीं होती।
बल्कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक होती है और हर एक अपने अपने टूल इस्तेमाल करता है और जिसकी कोई मजबूरी हो जाती है तो ज़ाहिरी बात है कि फिर वो हर चीज़ पे आमादा हो जाता है। तो इस वक्त एक तो नवाज़ शरीफ की अपनी भी मजबूरी है, इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज़ शरीफ ये जो उसने एक सख्त मौक़िफ़ लिया हुआ है उसकी वजह से वो किसी हद तक पॉपुलर भी हो रहा है और वो बड़ी हद तक जो है जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में भी ले आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ भी, उसकी भी बहुत सारी मजबूरियां हैं। मजबूरियां उनकी जो इस वक्त केसेस है उनकी शक्ल में भी है, इतनी ज़्यादा सख्ती भी वो लंबे वक्त तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा, उनको माइनस करने वाली जो क़ुव्वतें हैं इस वक्त वो भी अपनी जगह पे बड़ी पसी हुई है। मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, हाँ, कि आखिर क्या वो आउट हो गए, तो किसी को बदल नहीं करना चाहिए। ना नवाज शरीफ और मरियम वो हर चीज़ के लिए तैयार थे, लेकिन शहबाज शरीफ को आगे लाने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी मजबूरी उनसे वो काम करवा रही है। और इधर जो दूसरा फरीक है वो नवाज शरीफ का नाम नहीं सुनना चाहते, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि इमरान ख़ान न वज़ीर आज़म बन सकता है न उसको कोई वज़ीर आज़म के तौर पर एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, जरदारी साहब का ये इलेक्शन है नहीं, यानी जिस तरीके से वो मुस्लिम लीग नून को आउट करना चाह रहे थे वो काम भी नहीं हो रहा। तो एक तो उनकी ये मजबूरी है, दूसरा मईशत की जो हालत है, जो रीजनल और ग्लोबल चैलेंजेस हैं। तो मेरे ख़्याल में ये अपनी अपनी मजबूरियाँ उनको इस डील की तरफ ला रही हैं और वो डील बड़ी हद तक होता हुआ नज़र आ रहा है। अब्बास साहब, इसी नुक्ते को अगर आपके सामने रखूं कि प्रेशर्स तो हैं, मसलन सेनेटर फरातुल्लाह बाबर साहब एक सीजनड आदमी हैं, वो कहते हैं कि हाफिज़ सईद के ख़िलाफ़ कोई OBL किस्म का एक्शन हो सकता है। और आपने रात को देखा, सब पूरे पाकिस्तान ने देखा कि जिनके लिए हम जुलूस निकालते थे इंडिया को खुश करने के लिए, उन्होंने रात रात अपना सफ़ीर फ़लस्तीनियन अथॉरिटी ने वापस कर दिया। तो फिर क्या समझें कि कोई बैरूनी दबाव भी इस डील के लिए कुछ कारआमद साबित हो रहा है? अमेरिका बयानात दे रहा है, भारत का मसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल पे खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। देखिए, तो ये तो जब डील होगी तो देखेंगे किस किस्म की डील है, उसमें मियाँ साहब क्या मानने हैं, कौन डील कर कौन रहा है, इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, किसके कहने पे कर रही है, ये बात की बात है। लेकिन क्यों कर रहे हैं, देखिए मुझे समझ में आती है क्यों कर रहे हैं। जो भी ये कहता है कि मियाँ साहब ख़त्म हो गए, मेरा नहीं ख्याल अभी वो सियासत से ख़त्म हुए। ये किसी ने कहा भी नहीं कि मियाँ साहब ख़त्म हो गए। मुझे लगता है पॉलिटिकली अलाइव, ना सिर्फ अलाइव हैं बल्कि वो और मरियम एक अच्छी कैंपेन चला रहे हैं। वो कैंपेन शायद पढ़े लिखे लोगों या होता ना जो वो नॉन वोटर्स या PTI वोटर्स या पीपल्स पार्टी के वोटर के लिए नहीं है, वो कैंपेन उनके वोटर के लिए है और उनका वोटर उनकी बात सुन रहा है और शायद समझ भी रहा है। एक ये जो अकामा का मसला आ गया पनामा की जगह, वो ये बात जो मियाँ साहब कर रहे हैं उसके वोटर के साथ रेजोनेट कर रही है। उनका वोटर ये बात समझ, वो कहता है यार शायद मेरे लीडर के साथ ज्यादती कर रहे हैं दोबारा। इस वजह से वो जो प्रेशर है वो जा रहा है इदारों पर भी। मियाँ साहब खुल के अदालत को गाली निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं अदालत के पीछे एक बात करते जी ये फैसला उनका नहीं है, तो पहले से फैसला हुआ था। अदालत को तो खुद आके कहना पड़ा कि बाबे की बात बाबा रहमता, बाबा हिफाजत करो बाबे की। ना सिर्फ बाबे बल्कि बाबे के पीछे कौन है ये भी बात मरियम ने भी कही और मियाँ साहब ने भी कहा, खुलेआम कही जा रही है ये बात। देखिए ये 2017 है, ये 2001-2000 वाला वाकया नहीं है जहां पर सब कुछ एक पर्दा डाल के उसके नीचे कुछ भी करके आप कुछ भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी के रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर अब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचने के बहुत से जराए, ये सबसे बड़ा जरिया ये बैठा है। सो आप उसको बिल्कुल अपनी मर्जी के मुताबिक काट पीट नहीं सकते। सो उसको खामोश करने का कोई तरीका निकालना पड़ेगा। तो या तो ये था कि वो खुद खामोश हो जाते, वो हालात इस तरह के बन गए हैं कि उनके नैरेटिव में वजन उनके मुताबिक आ रहा है। सो उसको अब कहीं ना कहीं डील करके उनको ये कह के ठीक है जी आप अगर ये हुआ तो होगा यही ना कि आपके केस खत्म हो जाएंगे, आप रोला ना डालें, बाहर चले जाएं। सो मुझे लगता है अगर कोई डील हुई वो इस वजह से होगी कि एक तो मुल्क की हालात और दूसरा ये भी है कि वो भी कहते होंगे कि यार असी भी जलील हो रहे हैं, तुसी भी जलील हो रहे हो, जरूरत नहीं है इस चीज़। तो फिर ऑनेस्ट तो मियाँ साहब पे नहीं है ना। मियाँ साहब
पॉपुलर हो रहे हैं। मियां साहब डिफाइंस हमारी कौम, वैसे ही मैंने पॉपुलर का नहीं कहा, मैंने ये कहा कि उनके अपने वोटर में इनकी बात चल रही है और ये फैसला इलेक्शन करेगा कि वो उनका वोट टूटा है कि नहीं टूटा। पर ऐसा बात डील वैसे हो रही है, डील की कोशिश कोई कर रहा होगा, लेकिन मेरा ख्याल डील नहीं होगी, इसलिए कि ये 2018 आया मीर साहब, तो अच्छी बात है, प्रोटोकॉल एक दूसरे मुल्क का त्यारा आया है। जी हाँ, आप एक एटमी ताकत हैं, एटमी ताकत की जो लीडरशिप है एक दूसरे मुल्क के भेजे हुए त्यारे में बैठ के जा रही है और बड़े फख्र से कह रहे हैं जी उन्होंने त्यारा भेजा सानू। मैं अगर होता ना तो शर्म से डूब मरता। मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मुझे पाकिस्तानी होने में बहुत फ़ख्र है, और किसी दूसरे मुल्क का त्यारा है, ख्वाह किसी भी मुल्क का त्यारा हो, आप कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर कराते हैं कि हमने इस मुल्क की पॉलिसी के साथ नहीं जाना, हम यमन और सऊदी अरब के तनाज़े में गैर जानबदार रहेंगे। त्यारा भेजा उसने और आप बहुत फ़ख्र से गए और जनाब उसकी तस्वीरें चलवाई और कहा डील हो रही है। 2018 में कोई डील नहीं होगी, ये 2018 शुरू होने वाला है। 2000 दिसंबर था जब एक NRO हुआ था, और अब ये दिसंबर 2017 का आखिरी दिन है। बहुत फ़र्क है। उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ के पास तमाम इख्तियारात थे, फ़ौज भी उसके कंट्रोल में थी, जुडिशरी पे भी उसका असर था। आज की जुडिशरी जो है वो मेरा ख्याल है फ़ौज की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगी, और ये जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। NRO अगर होगा, कोई डील होगी तो दो फ्रीकों के दरमियान होगी ना। तो आपका क्या ख्याल है कि आपका बाबा रहमता जो है वो अपनी सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले फैसले हैं उनको मनसूख कर देगा कि जहां नवाज शरीफ को आजाद है? जरूरी नहीं है कि NRO लिखा हुआ हो, नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस लिखा, बहुत सारी चीजें एडजस्टमेंट हो जाते हैं। ये आप लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन इस तरह नहीं। मैं तो आपके सामने चीजें रख नहीं, मेरे सामने कोई चीज नहीं है। अभी तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हम NRO कर रहे हैं। अभी तो नून लीग भी कह रही है कि हम NRO नहीं कर रहे, और नून लीग को भी मुशाहिदुल्लाह खान रात को कह रहे थे, ये इसी जगह बैठे थे, कहते हैं जब मदीने की हवाएं आती हैं तो जहाज आया करते हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब जो हैं वो कल आपके प्रोग्राम में बैठ के परवेज़ मुशर्रफ के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ भी गालियां दे रहे हैं ना आजकल बिलावल को और जरदारी को। मैंने सवाल किया था उनको, वो भी और मैंने मुशाहिदुल्लाह खान को कहा नून का यही तो कमाल है कि एक तरफ परवेज़ मुशर्रफ के नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। चलिए मुझे ब्रेक का कहा जाए। दोनों हवालों से बात कर रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब, मरियम नवाज शरीफ भी कबूल नहीं है और नवाज शरीफ भी कतन कबूल नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान जानता है, और जो कुछ होता रहा है इस पूरे साल 1.5 साल में नवंबर 2 से लेकर वो इसी जानिब इशारा करता है। कल पार्टी सदर के खिलाफ पिटीशन आ रही है, वो समाअत होगी उसकी, तो क्या फिर ये अभी भी तवक्को की जाए इस सारे क्राइसिस के बावजूद के मियां साहब गुमनामी की ज़िंदगी गुजारेंगे, चुप करके बैठ जाएंगे, उनको पार्टी सदर भी हम देंगे, पार्लियामान ने लॉ पास किया है हम उसको भी नल एंड वॉइड करार दे देंगे। ये जिन चीज़ों पे हम बहस मुबाहिसा कर रहे होते हैं या जिन लोगों को हम लड़ा रहे होते हैं ना, पाकिस्तान की सियासत और मुस्तकबिल के फैसले कभी उस बुनियाद पर नहीं हुए हैं। क्या कोई 12 अक्टूबर के बाद ये तसव्वुर कर सकता था कि परवेज़ मुशर्रफ मियां नवाज शरीफ को उसी तरह जहाज़ में बैठा के ले जाएंगे? और क्या कोई तसव्वुर कर सकता था जिस नवाज शरीफ ने 12 अक्टूबर को 3 जर्नलों के सामने दस्तखत करने से इनकार किया था कि वो इस डील पे आमादा हो जाएगा कि वो 10 साल के लिए पाकिस्तान न आएंगे न सियासत करेंगे? फिर मुशर्रफ के इब्तदाई दिनों के ख़यालात मुलाहिज़ा कीजिए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के उनके बारे में, तो कोई ये तसव्वुर कर सकता था कि किसी दिन बेनज़ीर भुट्टो और परवेज़ मुशर्रफ के माबैन NRO हो जाएगा और सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे और उसमें बाकी लोगों के भी ख़त्म हो जाएंगे? फिर इसी तरह आज इधर पाकिस्तान में जब भी डील होती है बाहर के रास्ते से लोग आते हैं। इधर जरदारी साहब ने बात की, धमकी दी ईंट से ईंट बजाने की, क्योंकि नवाज शरीफ उनको नहीं बचा सकता था, कोई और नहीं बचा सकता था, उनको हर तरफ से घेर दिया गया, सिंध में भी उसको घेर दिया गया, अयान अली भी, उन्होंने ईंट से ईंट बजाने की धमकी दी, फिर बाहर निकल गया, भाग गया। मुल्क के अंदर तो कोई कोशिश नहीं कर रहा था डोमेस्टिक फ्रंट पे, वो कभी अमेरिका जा रहा है, कभी बरतानिया जा रहा है, और उधर ही से ईंट बजा के वापस आ गया। और वो हमने फिर देखा रातों रात आसिम भी निकल आया। हम अदालतों की बात करते हैं ना, अयान अली का मामला भी ख़त्म हो गया, बाकी चीज़ें आज देखे पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी पे कोई केस नहीं है। अब भी ये बरी हो गए केस। अच्छा, अब भी यही है। एक तो ये कि 2 इशारे तो पहले से मिल गए हैं कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे ही इस पे आमादा हो गया, उन्होंने जो इशारा दे दिया कि हमारा अगला वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ हो गया, और फिर हुदैबिया केस का गैर मुतवक्के तौर पर ख़त्म हो जाना,
तो हमें तो इस तरह लगता है कि दोनों तरफ से कुछ CBMs भी हो गए हैं। यही तो मैं सवाल रख रहा हूं आप लोगों के सामने। अभी जो सामने। है, अभी देखिए, सऊदी नवाज शरीफ पे बड़े बरहम थे, सऊदियों का भी ये ख्याल था कि उन्होंने उनके साथ बेवफाई की, जैसे अहमद मीर बहुत साहब सारी यमन वाली चीज़ों पे एग्जांपल और दे उसके। रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने इधर बाई पे और इन पे मेहनत छोड़ के, वो तुर्की पे मेहनत कर रहा था, वो उधर मेहनत कर रहा था, वो बाकी चीज़ों पे। और इस वक्त फिर पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, तो पाकिस्तान इस सूरत हाल में, हम तो पहले भी, लेकिन पहले अमेरिका पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे। आज हमारी हुकूमत, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हम उसी तरह चीन, सऊदी अरब, तुर्की और उन पे डिपेंडेंट है। और मैंने आपको बता दिया ना कि ये मजबूरी होगी, उसूल तो नहीं है। उसूल तो ना एक पार्टी का है ना दूसरी पार्टी का है। मजबूरियां ही लाती हैं ना। बाकी अदालतों के मामलात है, हम तो लोग ये कहते हैं कि अच्छा अदालत ने ये कर दिया उस तरह। भाई जिस अदालत से ये इमरान खान और जहांगीर तरीन के जिस तरह के फैसले आए, तो जिससे ये और हुदैबिया के, तो उससे और भी इस तरह के फैसले आ सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों ने, अगर जरदारी के साथ किसी की डील हो सकती है तो उसकी शहबाज शरीफ और उनके साथ नहीं हो सकती। तो मजबूरियां हैं ना यार, मजबूरियां देखिए, कोई ये तस्वर कर सकता था कि जरदारी और इमरान खान जाके वो कादरी के कदमों में बैठ जाएंगे? इधर ही रुकिए, इस तो पोर्शन पाकिस्तान में कल कुछ भी हो सकता है और उसके कुछ आसार नजर आ रहे हैं कि हो रहा है। साहब, शहबाज शरीफ आगे आ गए, मियां साहब एग्जाइल में चले जाएंगे। अमरीयत में तो एग्जाइल होती है, जमहूरियत में तो नहीं होती। मसलन ये थाईलैंड वाली मैं आपको एग्जांपल दूं, थाकसिन शिनावात्रा, यही केस था एग्जैक्टली। उसकी बैन जंग लुक बनी वजीर आजम, थाकसिन वापस आ गया। तो इधर भी क्या वाकई जो इतना शोर था कि नवाज शरीफ माइनस हो गया, खत्म हो गया, बार बार हमें स्क्रीन पे कहा जाता था नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, हम समझें कि अब वो वाकई गुमनामी में चला जाएगा? सर मेरा इस पर ओपिनियन थोड़ा सा मुख्तलिफ है इस चीज़ पर। मेरा ख्याल है हम हालात को तारीखी तौर पर देखते, जो पहले के फैसले हम उसी को आज के दौर पर भी देखकर परखते और कहते हैं कि यार क्योंकि पहले ये हुआ था तो अब भी यही एबडो हुआ था, फिर नेबो भी हो गया था। हमारे मुल्क में एक ही तरह का स्क्रिप्ट चलता है ना, आपने इनसे कहा एक ही चलता है मसला। आपने इनसे कहा कि मियां साहब और मरियम बीबी आउट हो गए। मैं जरा थोड़ा सा कियानी साहब का दौर था, मियां साहब इलेक्शन जीते, भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत कर आए। एक एक्सटेंशन का मसला था, उस एक्सटेंशन पे रोला पड़ा अगले आर्मी चीफ का और मियां साहब का। मियां साहब नहीं माने, वो आर्मी चीफ ने अपना सामान बंद किया, घर चला गया घर। वो चले के बाद नई नौकरी ले ली उन्होंने। सर नया जब आर्मी चीफ आया मुझे फोन करके, क्योंकि यार का और हुकूमत पे तो राहिल शरीफ, मैंने उसकी बात ही मैं अगले की बात की, मैं नाम ये बगैर बात कर रहा हूँ, आप नाम मत चले बता दें फिर क्या है। अच्छा, मुझे फोन किया इनके बड़े अहम वजीर ने, उसने कहा काशिफ साहब अपने इदारे से कहें उन 3 साल सुकून करे, यानी हमारी मर्जी का आर्मी चीफ आ गया। ठीक है, पैनामा का केस चल रहा है। अब अगर आप मुझे ये कह रहे पैनामा का केस फौजियों ने फैसला कराया, मेरा फॉर सम ऑडिशन मेरा नहीं मानता दिल ये फैसले फौजी करा रहे हैं। देखिए आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है एज वजीर आजम पाकिस्तान, आप अपने जवाब अदालतों में जाके दें। अदालत आपने पार्लियामेंट में तो नहीं दिए, आपने तो सिर्फ इतना कहा था ये वो जराए हैं जिस फोरम पर कहेंगे मैं आके जवाब दूंगा। सुनिए पराजे साहब, मैं बड़ी जरूरी बात कर रहा हूँ, इसकी समझने की थोड़ी सी। आपने कहा हम सबूत देंगे, आपने नहीं दिए, अदालत के पास ऑप्शन कोई नहीं बचा, अदालत ने आपको घर भेज दिया, उसने कहा फिर सबूत दो पहले जाके। आपने वही काम किया, आपने कहा जी ये तो फैसला हमारे खिलाफ आ नहीं सकता, हमें माइनस करने की, और हम सारों ने वो नैरेटिव खरीदना शुरू कर दिया उन्होंने कि हमें इस फैसले, और हमने वो नैरेटिव खरीदना शुरू कर दिया कि यार इस मुल्क में तो अदालतें फैसले दे ही नहीं सकती, जो भी फैसला होगा उसके पीछे लाजमी कोई ना कोई खड़ा होगा, या अमेरिका होगा या फौज होगी या कोई दूसरी ताकतवर चीज जो हमारे खिलाफ फैसला करवा रही है। अब हमने वो नैरेटिव ना सिर्फ खरीदना शुरू कर दिया बल्कि हम हर चीज को उसी तनाजुर में देखते हैं कि अगर शहबाज शरीफ को उन्होंने नामजद कर दिया तो उसका मतलब ये लाजमी कोई सीबीएम हुआ होगा। ये भी तो हो सकता है कि पार्टी में जो तोड़फोड़ हो रही है, जो पार्टी जिनको पंजाबियों को मैं जानता हूं अक्सरियत, वो सारे कहते हैं हम शहबाज शरीफ के साथ जाके खड़े। पूछ लें जाके, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा इसका। किसकी बात करते हैं जब पंजाबी एमपीएस और एमएलए, वो कहते हैं हम शहबाज साहब के साथ खड़े। ये भी तो मुमकिन है कि उस तोड़फोड़ को रोकने के लिए एक अच्छा सॉफ्ट। वेलकम बैक नाजरीन, हम रूबरू प्रोग्राम में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। अगले साल क्या होने वाला है, ये जितने ट्रेंड्स आए इनकी ट्रांजिशन अगले साल कैसी रहेगी। हामिद मीर साहब, आसिफ जरदारी अब भी पीपीपी हैं, पीपीपी उनके हाथ में है। इमरान खान पीटीआई हैं, पीटीआई उनके हाथ में है। अभी इमरान खान ने, आपने सुना, उन्होंने कहा था कि जब तक आसिफ जरदारी है हम साथ नहीं बैठेंगे। अगर नहीं बैठते, बी लीडर तो बैठ गए, कल बी टीम बैठी, ये नहीं बैठते
फिर तो नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज सब के लिए रास्ता खुला है फिर। अरे भाई क्या बात करते हो, ये वही इमरान खान है जिसने मेरे सामने बैठ के कहा था कि मैं शेख रशीद को तो कभी अपना चपड़ासी भी नहीं रखूंगा। तो आज पुरानी रियलिटीज थी, तो बस ठीक है ना, वो हो जाता है ऐसे, कभी कभी मुंह से बात निकल जाती है, मेरे मुंह से भी निकल जाती है बाद में। तो देखिए बात यह है कि अब कल तो बैठे ना पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, तारुल कादरी साहब के दाएं बाएं बैठे हुए थे, तो इमरान खान साहब की मर्जी से बैठी ना वहां जाके तो तहरीक ये क्या इंसाफ। मैं समझूं कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है कि अभी ये बैठे फिर हम बैठेंगे, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई इत्तेहाद हो गया है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि 29 दिसंबर के दिन नवाज शरीफ साहब डेस्परेट थे कि किसी तरीके से आसिफ जरदारी उर्फ टिश्यू पेपर के साथ मेरा कोई राब्ता हो जाए, और अगर आसिफ जरदारी उर्फ टिश्यू पेपर के साथ मेरा राब्ता हो जाए तो वो APC में ना जाए, और आसिफ जरदारी उर्फ टिश्यू पेपर जो है वो मुझे आपको बचा नहीं ले। लगता कभी इमरान खान और आसिफ जरदारी मिलके बैठेंगे? होने को क्या नहीं हो सकता, देखे ना, हो सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये आप बार बार ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया, कहीं नामजद नहीं किया। ये सिर्फ खबरें हैं, और खबरें लीक की गई हैं, और लीक जिन्होंने की हैं उनको मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। और शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने इस पर यकीन नहीं किया कि मुझे नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म नामजद कर दिया है। शहबाज शरीफ ने इस पर यकीन नहीं किया, मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ कह रहे थे अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। हाँ, वो मेरे पास सबूत मौजूद है कि शहबाज शरीफ साहब लोगों से पूछते फिर रहे हैं ये खबर सही है या गलत है। इसका मतलब है उनको नहीं पता, यकीन नहीं है खबर सही। तो ये देखें, ये क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। किसकी? नवाज शरीफ का क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है कि उसका भाई जो है वो उसकी बात पे यकीन नहीं करता, और उसकी एक वजह है कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब की करैक्टर असैसिनेशन हुई है अंदर ही अंदर से, तो आप क्रेडिट देना जिसको दे दें, आप जिसको मर्जी आप हीरो बना दें, जीरो बना दें, आप मीडिया वाले हैं, अभी मीडिया वाले हैं। लेकिन आजकल मैं आपको एक बात बता दूं, ये बड़ा हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं मीडिया वाले, लेकिन आप लोगों को अंदर की बात का नहीं पता होता। ये जब वापस आएंगे ना दोनों भाई, सही बात, ये वापस आएंगे आपके अरमानों पे पानी गिरेगा। मतलब मीडिया के अरमानों पे आप मुझे तो ना कहे। सलीम साफी साहब, आप मीडिया दे अपने अपने अरमान है ना, फिलहाल ताड़े अरमाना दिखालो। आप अभी कह रहे थे अरमानों की बात है, आप अभी कह रहे थे कि इमरान खान वजीर आज़म नहीं बन सकते। हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि अपोजिशन वाले इंतखाबात में मेजॉरिटी ले लेते हैं, सीटें PTI भी ले लेती है, पीपल्स पार्टी लेती है, कुछ काफ लीग लेती है, तो क्या फिर कल जो दोनों साहबान ने स्टेटमेंट पढ़ी, कायरा साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने, इनमें से फिर जिस पार्टी की ज़्यादा सीटें होंगी वो वज़ीर आज़म बनेंगे क्या? देखिए, एक तो आपने बात की थी ना कि हम 2017 और 2018 में, इसके बदकिस्मत ये कि हम उसी चीज़ पे बात कर रहे हैं जिसका इस मुल्क की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना है। इस मुल्क में इमरान खान वज़ीर आज़म हो, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो या जरदारी वगैरह हो, इस वक्त देखें एक सूबे में इमरान खान रूल कर रहे हैं, दूसरे में जरदारी कर रहे हैं, तीसरे में नवाज शरीफ, क्या फ़र्क है? जो इस चीज़ से तो किसी की सेहत है, ये तो वैसे एक ड्रामाबाजी की सियासत है, ये आ जाए वो आ जाए, 19-20 फ़र्क होगा, बाकी इस मुल्क के तो मसाइल, और मेरे ख्याल में मैं तो सोच रहा था कि हम उस पर ज़्यादा डिस्कशन करें। दूसरी बात ये कि इस मुल्क में किसी भी साइड से आप किसी भी काम की तवक्को कर सकते, कुछ भी हो सकता है। यह अभी जो आपने देखा है ना कि वो साहब कह रहे थे कि जी मैं जरदारी के साथ नहीं बैठूंगा, यार तुम फिरदौसा शिकावान के साथ बैठ गए, तुम बाबरावान के साथ बैठ तो वो उनको मिले, तुम शेख रशीद के साथ बैठ गए, उन्होंने पार्टी छोड़ी, उन्होंने ज्वाइन किया, तुम हमेशा बैयत की, तुम हमेशा बतौर मोहरा इस्तेमाल हुए हो, तुम्हें जाके कादरी के कदमों में बिठा दिया गया। या फिर अभी जो हम जरदारी साहब की बात कर रहे, तो जरदारी साहब माजी में इस नवाज शरीफ के साथ भी बैठे हैं, आज अगर वो कादरी के साथ बैठे हैं और PTI के साथ बैठने को तैयार है तो वो किसी के साथ भी। जरदारी साहब को जो रिलीफ मिला है वो इस शर्त पे मिला है कि तुम नवाज शरीफ के करीब नहीं जाओगे, उस खौफ से वो उधर नहीं जा सकता। ठीक है, ये इस मुल्क के सियासतदानों की ये हालत है। जो नवाज शरीफ का मामला है, नवाज शरीफ को अगर मरियम इधर खींच रही है तो उसको दोनों बैठे दूसरी तरफ खींच रहे, शहबाज शरीफ वाले लाइन पे खींच रहे, उसके तो अपनी सगी औलाद में भी ये मसला है। फिर ये कि ठीक है नवाज शरीफ से वो नाला थे या सब कुछ थे, लेकिन नवाज शरीफ के कारोबारी इंटरेस्ट आज भी सऊदी अरब के हाथ में है। यानी बेटे नवाज शरीफ को मना करते हैं कि ये कॉन्फ्रेंटेशन ना करें। ये करना कि इस वक्त हर एक फरीक जो है वो बज़ाहिर बड़ा बेलचक नज़र आता है, लेकिन हर फरीक की
बड़ी बड़ी मजबूरियां भी अंदर से ख्वाहिश है, नहीं ख्वाहिश सिर्फ नहीं, मजबूरियां की वजह अच्छा से। क्या इमरान खान और कादरी और ये सब लोग जो है ये आज नवाज शरीफ को इस चीज़ पे डरा रहे हैं कि हमारे पास अवाम की हिमायत है? नहीं, दिन रात ये तासुर दे रहे हैं कि हमारी डील हो चुकी है, हमारा मामला, तो वो भी उस चीज़ में उसको बैलेंस करना चाहेंगे। इसलिए फिर ये है कि या क्या ये मज़े के लिए उधर गए हैं, यानी सौदेबाजी हो रही है, हर फरीक अपने अपने कार्ड्स भी वो कर रहे हैं, हर फरीक को पीछे भी हटना होगा। सौदेबाजी हो रही ठीक, है, हाँ, सौदेबाजी हो रही है। वो डील कामयाब हो गई, कामयाब हो गई तो आपको नजर आ जाएगा। मैंने आपको दे दिया कि CBMs हो चुके हैं, डील दोनों फरीक अपने अपने कार्ड्स उस पर रखेंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल में हर फरीक ने सऊदी अरब से रुजू किया कि हमारा कुछ कर लो। अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग देख लें, सक्सेशन प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं। शहबाज शरीफ खबरें आई कि जी वज़ीर आज़म होंगे, मरियम नवाज अपनी जगह पे, हमदा अपनी जगह पे। इवन PTI देख लें, एंटी गवर्नमेंट एंटी नवाज पिच पे तो खेली, कारकर्दगी अपनी हुकूमत के। परवेज़ खटक साहब ने पूरी फैमिली को एडजस्ट कर दिया, किसी को MPA बना दिया, किसी को किसी असेंबली में भेज दिया, जो बच गए थे वो उन्होंने अपने लोकल बॉडीज़ में एडजस्ट कर लिया। पीपल्स पार्टी को अभी यकीन नहीं कि वो सिंध से बाहर भी कुछ कर सकते हैं या नहीं, तो फिर तो चांस सब के लिए एक जैसा है 2018 में। तो आपको किसने कहा कि इलेक्शन नहीं हुआ 2000? जाहिर है इलेक्शन में सारी पार्टियां जाएंगी, और मुझे लगता है कि सारी पार्टियों में असल मुकाबला जो पंजाब के लिए है वो मुकाबला मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान। बिल्कुल ठीक। मुझे जो पंजाब ले जाए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, पीपल्स पार्टी और PTI का इत्तेहाद इलेक्शन से पहले नहीं होगा। मैं आज आपको कह रहा हूं नहीं होगा, और इलेक्शन के बाद होगा, यही मैं आपको बता रहा हूं। PTI किसी के साथ भी इत्तेहाद करेगी, ये पॉलिसी है पार्टी की। मैं नहीं कह रहा कोलिशन गवर्नमेंट, क्योंकि अगर कोलिशन बनानी पड़ी वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर भी बना लेंगे। ये अंदर खाने उनका फैसला, अगर उनको हुकूमत बनानी पड़ी, उनके पास वोट है और उनको किसी पार्टी की जरूरत होगी, वो भाई साहब एक सिनेरियो ये भी तो हो सकता है ना, मियां नवाज शरीफ साहब खुद वजीर आजम बन नहीं रहे, शहबाज शरीफ के हवाले से बनाना नहीं चाहते, तो आसिफ जरदारी को तो ऑफर कर सकते हैं ना मियां नवाज शरीफ, फिर कोई वजीर आजम पीपल्स पार्टी का बन। मुझे ऐसी ऑफर किया कि आपके होश उड़ जाएं, आज इनको पता है अब्बासी साहब को। तो मैं तो वही चीज बयान कर रहा हूं। देखिए मुझे अब ऑफर्स तो बहुत होंगे, साहब मुश्किल से निकलना चाहते हैं, वो तो अपने निकलने के लिए कुछ भी देने को तैयार है और कुछ भी लेने को तैयार है, कुछ भी देने को तैयार है। अब प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है इलेक्शन अगला सारे अपने अपने टिकट पे लड़ेंगे, उसके बाद कड़मास पड़ेगा कौन किसको अपनी तरफ लेने में कामयाब होगा। जो जिसको साथ ले गया वो दो मिलकर अपनी हुकूमत बनाएंगे। मुझे नहीं लगता एक पार्टी अपनी हुकूमत फिर तो हम कह सकते हैं कि आसिफ जरदारी विल बी द किंग मेकर, वो भी खींचेंगे वो भी खींचेंगे, आसिफ जरदारी तो दोनों के साथ बैठ सकते हैं। फिर किंग मेकर होंगे अगली कौमी असम्बली में ऐसे लोग जिनको आपने बहुत अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, और वो एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा, और वो लोग होंगे जो किसी बड़ी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़के नहीं, इंडिपेंडेंट होंगे, या जिनको आप आजकल बहुत कंडेम कर रहे हैं, ये जो उलमा कराम इस्तीफ़े के मुतालबे कर रहे हैं, ये भी बड़ी तादाद में आने वाले हैं, काफ़ी हो सकता है 15-20 हो जाए, 10-10 हज़ार वोट पढ़ने वाले ने सर, वाले नहीं सर, लेकिन ये इनका एक साइजेबल नंबर होगा, 15-20 ये होंगे। और अगली असम्बली में 15-20 का अगर ग्रुप बन गया तो वो सब बड़ा ग्रुप होगा, लेकिन बड़ा ग्रुप होगा। लेकिन आने वाले इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब को अपनी पार्टी की जो जनरल कौंसिल है या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसका इजलास बुला के उस इजलास से अनाउंस करवाना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ मेरा वजारत उज़्मा का उम्मीदवार है, तब वो इलेक्शन जीत सकेंगे। अदरवाइज ये मेरी बात आज लिख लें कि अगर शहबाज शरीफ को आपने बाकायदा ऑफिशियली अनाउंस पार्टी के फैसले के मुताबिक आपने वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद ना किया, तो आपको इलेक्शन में वोट नहीं मिलेंगे, जितना मर्जी पॉपुलर हो जाए आप। क्यों सर, बंदे आजाद चले जाएंगे, जितने मर्जी पॉपुलर बंदे आजाद चले जाएंगे, फिर इलेक्शन टिकट लोगों ने उस सूरत में लेनी है, बंदे आजाद चले जाएंगे ना, फिर आजाद लेना चले जाएंगे, टिकट लोगों ने किसी के साथ बैठ जाएंगे। टिकट उस सूरत में लेनी है कि अगर उनको पता हो कि शहबाज शरीफ हमारा वजारत उज़्मा का उम्मीदवार है। कम से कम अदरवाइज 10 इलेक्टेबल्स ने मुझे कम से कम 10 ने ये बात की। अच्छा, आपको सिर्फ 10 ने बताई है? कम से कम 10। इसलिए मैंने कहा है कि अगले इलेक्शन में जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो किंग मेकर हो। सर हम अक्सर बात कर, छोटी बात कर रहा हूँ, अक्सर जब भी बात करते हैं ना हुकूमत बनाने की,
तो हम हर किसी पार्टी को कोई भी मेरे ख्याल 70-80 से ज्यादा सीटें नहीं दे रहा है। हम उसमें हमेशा 30 इंडिपेंडेंट ऐड कर रहे हैं, इसमें 30 इंडिपेंडेंट आएंगे, फिर खवातीन की सीटें आएंगी, फिर एक कोलिशन बनेंगे उसके ऊपर। सलीम साहब मजहबी वोट की बात की इन्होंने, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह एक है, उसके बाद MMA कौम हो रही है, इजलास हो चुके हैं, मजहबी वोट जिसमें फिर पीर सियालवी साहब का इन्फ्लुएंस भी डाल दें, तो क्या ये सिर्फ नवाज शरीफ का वोट तोड़ेगा? मजहबी वोट तो PTI के साथ भी है, उनका नहीं टूटेगा। हमें याद है काजी साहब आ रहे हैं, जालमो काजी आ रहा है, उसने वोट तो नवाज शरीफ का देखिए मजहबी वोट पाकिस्तान में एक महदूद तादाद में बड़ा मुस्तकिल है, 10-15,000 5,000 हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। जो मजहबी लीडर है ना, वो बहुत बड़े मौक़ाशनास और मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मज़हब फरोश होते हैं और वो हर इलेक्शन से पहले अपनी कैंपिंग करते हैं, बारगेनिंग करते हैं और बड़ी टफ बारगेनिंग करते हैं कि उसमें मसलन पिछली मरतबा यही सिराजुल हक और मौलाना फजलुर रहमान किसी उसूल पे तो नहीं लड़े थे ना, सीटों पे लड़े थे। अभी भी अगर उनका वो होगा, ये जो दूसरे अभी पीर सियालवी और फलां ये सारे निकले हैं ना, तो अब ज़ाहिर बात है वो भी अपने मफाद को देखते हैं। पिछले इलेक्शन में उनको मफाद नवाज शरीफ में नज़र आता, उन्होंने नवाज शरीफ का झंडा उठा लिया, किसी और का उठा लिया। इसलिए अभी ये वक्त बहुत पहले है कि इंतखाबी अलाइंसेस क्या होते हैं। मसलन नवाज शरीफ की डील होती है तो एक सूरत होगी, यही सियालवी वगैरह सब फिर उनके गिरद इकट्ठे हो जाएंगे। अगर नहीं होती तो फिर वो दूसरी तरफ जाएंगे, मदीने की हवाएं आएंगी तो ये फिर नवाज शरीफ के साथ मिल जाएंगे। हाँ, नहीं आएंगी तो फिर दूसरी साइड पे मिल जाएंगे। इसी तरह मौलाना साहब भी अभी तक ये कि एक तरफ तो उसने MMA ने बारगेनिंग के लिए बना लिया, लेकिन ये कि क्या वो इलेक्शन में वो नवाज शरीफ के कैंप में होंगे, वो जरदारी साहब के कैंप में होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, बात के लिए बारगेनिंग करते हैं, उस वक़्त इश्यूज़ क्या होंगे, उस वक़्त जो असल किंग्स बनाने वाले किंग्स हैं। हम तो किंग मेकर जो है ना, कभी एक को किंग मेकर का नाम देते हैं, लेकिन इस मुल्क में तो कुछ और भी क़ुव्वतें हैं कि जो असल में किंग्स बनाती हैं, उनकी तरजीहात क्या होंगी। ये जो इस वक्त रीजनल फोर्सेस बड़ी हद तक हमारे यहाँ जो है अमेरिका की जगह जो है वो चीन ले रहा है, उन चीन को कौन काबिल कबूल होगा, कौन नहीं होगा, सऊदी अरब को कौन काबिल कबूल होगा, कौन नहीं होगा, उस तनाज़ुर में जो चीज़ें होगी ना, तो फिर हम कोई रिज़ल्ट का उस वक़्त मेरे ख्याल में उस महीने में वो फिर भी पूरी तरह हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ इस तरीके के अब्बास साहब जिस सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, बिलावल का बड़ा जलसा हुआ, इस्लामाबाद वाला भी, लाड़काना का बड़ा जलसा हुआ, इमरान खान के बड़े जलसे होते हैं, मियां नवाज शरीफ सिंपैथी वोट ले रहे हैं। अगर इस तरह से टूट के वर्डिक्ट आता है, आप मादी की भी बात कर रहे हैं कि हम मादी के तनाजुर में एनालिसिस करते हैं, ज़ाहिर है मादी को भूल नहीं सकते। अगर टूट के वर्डिक्ट आता है, इंजीनियरिंग करना भी इलेक्शन इंजीनियरिंग फिर तो आसान होगा। पहला जो आप मजहबी वोट की बात कर रहे हैं ना जी, देखिए दो किस्म का मजहबी वोट है। एक वो मजहबी वोट जो इस दफ़ा पहली दफ़ा सामने आएगा, जो आप कह रहे हैं ना सियालवी साहब या दूसरी बरेलवी हम कहते हैं या जो सुन्नत वाले लब्बैक या आप कह रहे हैं सबका वोट तोड़ेगी। नहीं सर, ये अगर बाहर निकल के इन्होंने नारे ये मारे ना कि ख़त्म नबूवत की जिम्मेदार और ये मुस्लिम लीग नून है, तो ये मुस्लिम लीग नून का वोट तोड़ेंगे। अभी तक तो यही कह रहे हैं, अभी तो यही इंप्रेशन भी यही है। अगर यही लोग आपको जून में भी मार्केट में नजर आए ना यही नारे मारते हुए, तो मुस्लिम लीग नून को बहुत नुकसान होगा इलेक्शन में, क्योंकि इनके पीछे चलने वाला अक्सरियत पाकिस्तान की इनके मानने वालों की, वो डायरेक्टली इनके पीछे हो या किसी और की मानने वाले, लेकिन ये सोच सारों की यही होगी कि इनको वोट नहीं डालना, क्योंकि अभी नून लीग को नुकसान नून लीग का होगा अगर ये हुआ। दूसरा जो इंजीनियरिंग की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल ये बात है कि क्यों इतने सारे ग्रुप, इतने सारे ग्रोह, सियालवी साहब भी आ गए, जो हालात है सियालवी साहब के आप अंदर खाने तो जानते होंगे, क्या क्या पहले बात हुई, कितने पोजीशनें बदली गई हैं सारे में। पहले तो ये था कि राणा साहब आके साढ़े ना रोटी खान बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामला तय कर लेंगे, यहाँ से शुरू हुई थी। कलमा पढ़ ले हमारे, कलमे नहीं, कलमे की बात बाद में आई, ठीक है, पहले कलमे थी, कलमे नहीं, पहले उससे पहले शायद बैठे के लिए वजाहत चाह रहा था। पहले सिर्फ हमारी उलमा के सामने आके वजाहत कर, वजाहत ये थी आए बैठे बात करें, बाहर जाके कि जी मैं पक्का मुसलमान, मैं तो इस मामले को मानने को तैयार हूँ किसी के सामने पर कलमा पढ़ा जाए। ये किसको, ये इख्तियार दुनिया में किसी के पास नहीं है कि मेरे से पूछे आके तू अपना कलमा पढ़ के सुना। मैं एग्री करता हूं उनसे, कोई ये किसी मौलवी